हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कक्षा 10 का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 9 और कक्षा 12 की सभी चारों कक्षाओं के पीडीएफ आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं और सभी विषयों को अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, इसका कहीं से अलग से चार्ज नहीं किया जाता। तो अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए और उस पर प्रेस करने के बाद ऑल ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग कक्षा 10 का पहला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारी 5th या 6th क्लास है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, संयुग्मी फोकस और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ये सारी चीज़ें, रेखीय आवर्धन हो गया। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। रेखीय आवर्धन हो गया, दर्पण को पहचानने की विधियाँ हो गई, इन सारी चीज़ों पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयुग्मी फोकस की। तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु का वह जोड़ा जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रथम बिंदु पर बनता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण लिए। ठीक है, अवतल दर्पण, माफ़ करना, अवतल दर्पण है ये। अवतल दर्पण हम लोग लिया, यहाँ पे दो वस्तुएं रखी, एक ये वस्तु हो गई, एक वस्तु हो गई। अब ठीक है, यहाँ से गया ये प्रकाश, इधर गया, इधर से डायरेक्ट फोकस से होते हुए नीचे चला आया। इधर से ये प्रकाश, दूसरे वस्तु का प्रकाश इधर से गया। ठीक है, इधर से होते हुए, इस फोकस से होते हुए फिर से यहाँ से ऐसे गुजर गया। अब तिबारा यहाँ से प्रकाश किरण चली, ये फोकस से होते हुए यहाँ चली गई और यहाँ जाने के बाद ये क्या हुआ, ये फिर से अब यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब है ये यहाँ पे आके यहाँ पे मिलता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये वस्तु थी, ये वाली, अब यहाँ पे भी एक प्रतिबिंब बन रहा है और एक प्रतिबिंब यहाँ पर भी बन रहा है। ये अगर आप लोग देख रहे होंगे, ये किरण यहाँ से गई, यहाँ मिल गई। ठीक, तो एक प्रतिबिंब हमारा यहाँ भी बन रहा है। हम लोग इसको चित्र में स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रकाश किरण ए बी थी। ठीक है, वो वहाँ से चली, ये हमारा एक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और एक प्रतिबिंब यहाँ। ठीक है, ये हमारा एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो प्रथम वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय वस्तु के पास, प्रथम वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय वस्तु के पास और द्वितीय वस्तु का प्रतिबिंब प्रथम वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर बनता है। ठीक है, ये प्रथम वस्तु के पास बन रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। ये इसे लिख दे रहे थे, समझ में नहीं आएगा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। ठीक, तो अगर तो सबसे पहले रेखीय आवर्धन के सूत्र के लिए हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो इसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो आई होती है और उस लंबाई के, वस्तु की लंबाई क्या होती है, वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ मानते हैं। तो और रेखीय आवर्धन को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो एम बराबर आई अपान ओ हो गया। आई यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई हमारी ओ है। तो ये हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र निकल आया। चलते हैं रेखीय आवर्धन के व्यंजक की ओर। इसका हम लोग थोड़ा निगमन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दो वस्तु रखी गई थी,
दो वस्तु से प्रकाश किरणें गिराई गई। हम लोगों ने क्या किया, एक प्रतिबिंब, एक वस्तु रखा गया यहाँ पे जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से इसके व्यंजन का सूत्र, इसके व्यंजन का निगमन करते हैं। ये अगर आपको प्रतिबिंब नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से बता दूँ। यहाँ से हमारी वस्तु थी, ये भी एक वस्तु है। यहाँ से एक प्रकाश किरण, देखिए हमेशा प्रकाश किरण कई सारी डाली जाती हैं जिससे हमारा प्रतिबिंब का पता चल सके कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। आपको शायद नहीं पता, जब सूर्य से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो वो एक दो किरणें नहीं निकलती हैं, क्योंकि जब बल्ब प्रकाशित होता है तो वहाँ से एक आध दो किरण नहीं निकलती, वो एक साथ कई सारी किरणें निकलती हैं। इसी कारण हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो हम लोगों को हर एंगल से, मतलब हर कोण से, चाहे जिधर हम लोग जाते हैं शीशे पे, चारों तरफ दिखता है। क्योंकि अगर एक ही प्रकाश किरण आती तो हमारे सामने, या दो प्रकाश किरण आएगी कटेंगी तभी दिखेगा। दो प्रकाश किरण आ ही रही हैं, कट रहा है तभी दिख रहा है। उसी जगह अगर एक प्रकाश किरण होती तो ना दिखता, क्योंकि वहाँ पे जब प्रकाश किरणें, कभी भी एक प्रकाश रेखा दूसरे प्रकाश रेखा को पूर्ण रूप से काटती नहीं है। हम लोग वहाँ पे आप कभी देखे होंगे कि जब हम लोग खिड़कियों में से कहीं से प्रकाश आता है तो कभी कभी दिखते नहीं है, इधर से प्रकाश आ रहा है, कहीं इधर से भी आ गया। तो ऐसा तो होता नहीं कि ये प्रकाश इधर से आ रहा है तो ये मोटा है तो इसको रोक देगा, ये इधर नहीं जा पाएगा। ये प्रकाश किरण अपने सीधा निकल जाती है। लेकिन यहीं पे हमारा जो है, इसे अगर दर्पण में देखते तो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब की जो स्थिति यहीं पे बनती है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग इसके निगमन के, नहीं तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि पहला हमारा कोण यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पहला कोण हमारा ए बी और ए पी बी, ये हमारा ये पहला कोण बन रहा है ए पी और बी। ठीक, पहला कोण ये है। और दूसरा कोण हमारा क्या बन रहा है, ए डैश पी और बी डैश, ए डैश पी और बी डैश, ये हमारा दूसरा कोण बन रहा है। ठीक, ये थोड़ा गलत बन गया, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला ऐसे बन रहा है हमारा कोण, ठीक है, ये हमारा पहला कोण है। ठीक, और दूसरा कोण जो है ये हमारा ऐसे बन रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों कोण क्या है, 90 अंश होंगे। ये दोनों कोण क्या है, 90 अंश होंगे। तो ये दोनों क्या है, समरूप है। और समरूप होने की वजह से इन दोनों को बराबर रखा जा सकता है। और समरूप होते हैं तो हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं, यहाँ पे लगेगा ऊंचाई बटे ऊंचाई बराबर बराबर आधार बटे आधार। तो इसकी ऊंचाई क्या थी, इसकी ऊंचाई थी A1B। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न होगा, जो आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में उठ रहा है या नहीं, जो उठना चाहिए कि यहाँ पे A1 और B1, मतलब A1 और B1, ये पहले कैसे आ गया और AB बाद में क्यों आया, जबकि यहाँ पे APB पहले है। तो भैया अगर आप लोग इसको अच्छे से देखते हैं तो हम लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें परेशान मत होइएगा। ठीक, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम लोगों ने इधर चेंज किया इधर नहीं किया, दोनों तरफ समान रूप से चेंज किया गया। ठीक, तो ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, ताकि हम लोगों को थोड़ा अच्छे से ना जल्दी इसका जो निगमन का जो सूत्र होता है वो मिल जाए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो A1B1 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। A1B1 क्या है, A1 और B1 क्या है, या A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं, I से। ठीक, और AB क्या है, AB यहाँ पे है वस्तु की लंबाई, जिसको हम लोग लिखते हैं O से। ठीक है, PB क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी है, और वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होती है, U होती है। अब यहाँ पे P से B की ओर हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने एक चिन्ह पर पाटी के नियम से पढ़ा था कि अगर ध्रुव से अगर हम लोग या रेखा के विपरीत जाते हैं, जो हमारी प्रकाश रेखा होती है इसके विपरीत जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह जो है उस पर आ जाता है। यहाँ पे -U हो जाएगा, क्योंकि P से B की ओर जा रहा है। ये हमारा P है और P से हम लोग B की ओर आ रहे हैं, तो उल्टा आ रहा है ना, प्रकाश किरण हमारी इधर से आ रही है तो इसके विपरीत जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, वो मान हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं। वो मान यहाँ पे हम लोगों ने रखा -I/। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं समझ में आएगा, -I कैसे हो गया। तो
तो अभी हम लोग अगर देखें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो क्या है, आभासी है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है नीचे, अगर आप लोग देखें प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रतिबिंब क्या होगा, ये प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, माफ़ करना, ये प्रतिबिंब आभासी नहीं वास्तविक ही होगा। लेकिन हाँ, ये प्रतिबिंब उल्टा होने के कारण, प्रतिबिंब उल्टा होने, क्योंकि हमारा जो वस्तु है वो कुछ इस प्रकार रखी गई है, क्योंकि ये अभी मैं आप लोगों से ऐसे समझा सकता हूँ, ये हमारा इंसान है। ठीक है, ये ऐसे खड़ा हुआ है। अब इसको आप यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है। तो क्या हुआ, इसका जो हमारा प्रतिबिंब है वो तो वास्तविक है, क्योंकि दर्पण के ठीक सामने बन रहा है तो वास्तविक ही होगा, पीछे बनता तो आभासी होता। ठीक है, लेकिन ये उल्टा बन रहा है, जैसे यहाँ पे क्या ऋणावेश आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, माइनस आई हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको हम लोग जब हल करते हैं तो आगे हम लोगों ने क्या दिया था, अभी अभी हम लोगों ने वो आवर्धन निकाला था, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन में m बराबर आई अपॉन ओ होता है। ठीक है, चिन्ह पर पार्टी के चिन्ह विन्ह हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चिन्ह वगैरह जो है यहाँ पे हम लोगों ने पहले से सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, इसको माइनस माइनस यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, ये माइनस को इधर भेज दिया गया। ठीक, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सूत्र निकल आया। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए था। उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र जो है प्रयुक्त किया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा, क्योंकि उसका भी निगमन करने पर यही आएगा। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि दर्पण को पहचानने की विधियों के बारे में। तो दर्पण को पहचानने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहली है स्पर्श द्वारा। तो सबसे पहले समतल दर्पण को कैसे पहचानते हैं, कि जब हम दर्पण, कोई भी दर्पण हो, उसको स्पर्श करें और वो क्या हो, ना तो बीच में उभरा हो ना तो बीच में दबा हुआ, एकदम समतल हमें दिखे, तो वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक, ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अगर हम लोग दर्पण को स्पर्श करें, मतलब छुएं, और दर्पण क्या हो बीच में, दर्पण क्या हो बीच में दबा हुआ हो अंदर की ओर, दर्पण क्या हो बीच में अंदर की ओर दबा हुआ हो, मतलब परावर्तन जो उसका तल हो, अब सामने मतलब दर्पण के सामने खड़े हो और आपका चेहरा जिधर से दिखे उस तरफ आपको चेक कर, उस तरफ आपको छू के उसको देखना है। तो उधर अगर हम लोग उसको स्पर्श करते हैं, छू के देखते हैं, तो अंदर की ओर अगर धंसा हुआ है तो हमारा अवतल दर्पण होगा। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। अगर सेम इसी सिचुएशन में, जैसे हम लोग एक दर्पण को देखते हैं और देखने के बाद उसको क्या कहते हैं, स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के बाद अगर वो बीच में ऊपर उभरा हुआ है, मतलब जो उसका परावर्तक तल है, परावर्तक तल जो है वो उभरा हुआ है, तो ऐसा दर्पण क्या होगा, ऐसा दर्पण जो होगा इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अब ये तो हो गया स्पर्श। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देख कैसे पहचान सकते हैं कि ये उत्तल है या अवतल है। तो प्रतिबिंब, अगर आप दर्पण के सामने खड़े हैं, जितने बड़े आप हैं उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, और सीधा बन रहा है तो वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में जितने दूर आप, मतलब जितने बड़े आप हैं उतना ही बन रहा है, तो ये क्या होगा, समतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो हम लोग अवतल अवतल दर्पण की बात करते हैं कि जब हम लोग किसी दर्पण के सामने खड़े हों और हमारा प्रतिबिंब जो हो वो सीधा और वस्तु से छोटा बने, क्योंकि क्या होगा, बीच में दबा हुआ होगा तो चारों तरफ से प्रकाश किरणें जाके एक जगह केंद्रित होंगी। इस वजह से हमारा प्रकाश जो होगा, हमारा जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमारी वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा। तो अगर ऐसा हो तो हमारा वहाँ पे कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। बात करते हैं अवतल दर्पण की। ठीक है, तो अवतल दर्पण की अगर हम लोग बात करते हैं कि जब प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, आप लोग सही कर लीजिएगा। पहले अवतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब
छोटा बनेगा, सॉरी, उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब, माफ़ करना मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यदि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से छोटा बने तो दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। और प्रतिबिंब अगर दर्पण से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है और वस्तु दूर रखने पर उल्टा और छोटा तथा उसको समीप लाने पर क्या होता है, बड़ा और सीधा बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज आज की क्लासेस हमारी हो गई क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी हम लोगों का अच्छे से हो गया। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अभी हम लोगों ने उत्तल दर्पण के लिए UVF का जो संबंध निकाला था उत्तल और अवतल दर्पण के लिए, इस पे कुछ सूत्र, इस पे हम लोग कुछ प्रश्न जो है इस पे हल करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग क्या हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।